हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए जर्नी की, और हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जाम्स को टारगेट करेंगे। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। सो आई वेलकम यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस न्यू जर्नी, जिसके बारे में लगभग 3 से 4 साल पहले मैंने सोचा था कि आई विल बी क्रिएटिंग अ स्पेस जहाँ पे जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ जो भी मेरे नॉलेज में है वो मैं प्रोवाइड करूँ। सो दिस इज़ आवर वीडियो नंबर 1 एंड यहाँ से आज जर्नी स्टार्ट होगी हमारी। सो आई वेलकम यू ऑल। हम यहाँ पे यूजीसी नेट के बारे में पढ़ेंगे। यूजीसी नेट को डेडिकेट ये चैनल करेगा, एंड दोज हु ऑलरेडी नो, आई ऑलरेडी हैव अ मेन चैनल। सो आप लोग उस मेन चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आई टीच फॉर वेरियस टीचिंग रिलेटेड टेट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, सी टेट हो गया या KVS DSSS भी, सेंट्रल और स्टेट सभी एग्जाम्स को मैं टारगेट करती हूँ। तो ऑन दिस चैनल वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट यूजीसी नेट एवरीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग आज की इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग जो है यूनिट वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जिसके अंदर आपको पेपर 1 के लिए यूनिट वाइज वीडियोस एंड क्वेश्चंस एंड सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। तो आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक है, तो हर टॉपिक में हम वीडियो के माध्यम से टॉपिक को समझेंगे। आप लोगों को एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो आप प्लीज़ इसके नोट ज़रूर बनाइएगा। जो भी वर्ड या कीवर्ड आपको दिखता है ना, मेक श्योर दैट यू राइट इट डाउन, बिकॉज इट विल हेल्प यू। वरना आप सिर्फ वीडियो सुनेंगे तो आप हो सकता है भूल जाए, ठीक है। तो अपने नोट्स जब बनाते रहना, एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। शेयर ज़रूर करना है दोस्तों में। जितना शेयर करोगे तो मोटिवेशन मिलता है, एक बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है आप लोगों के शेयर से, लाइक से। तो डू लाइक एंड शेयर एंड फ्रेंड्स तक पहुंचाना इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब अपनी क्लास को। हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च के टाइप्स एंड रिसर्च के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो दिस विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग इन टुडेज क्लास। जो लोग पहली बार इनकेस रिसर्च पढ़ने जा रहे हैं, नया वर्ड है तो समझ आ जाएगा इजीली। सबसे पहले हम लोग जब भी रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च बेसिकली एक ऐसे सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, या इसको हम इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, किसी भी टॉपिक पे जिसके अंदर हमारे हाइपोथेसिस है, हमारे एक्सपेरिमेंट है, हमारे नॉलेज, फैक्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन रिसर्च। तो रिसर्च का अगर मैं इटिमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताऊं तो रिसर्च 2 शब्दों से मिलके बना है। री मतलब होता है रिपीट करना, री मतलब अगेन एंड अगेन किसी चीज़ को करना, एंड सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट समथिंग। तो इस तरह से रिसर्च क्या है, रिसर्च के अंदर आप क्या करते हो, सिस्टमैटिकली किसी भी टॉपिक पे स्टडी करते हो, जिसके अंदर हमारे हाइपोथेसिस हो सकते हैं, हमारा एक्सपेरिमेंट है, हमारे वेरिएबल्स होते हैं, नए नॉलेज को डिस्कवर करना इसके अंदर आता है, फैक्ट हो गया या थ्योरीज हैं या प्रिंसिपल्स हैं या जितने भी लॉज हैं, हम उनको निकालने की कोशिश करते हैं, किसी भी फिनोमिना के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक चीज़ है बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिसर्च के बारे में। अब देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको समझने का तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कीवर्ड्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। मेक श्योर दैट यू राइट एवरीथिंग, क्योंकि पेपर में जो MCQ क्वेश्चन आपका बनता है वो इन्हीं वर्ड से निकल के बनता है। आ जाएगा कि रिसर्च क्या है, व्हाट इज अ रिसर्च। तो बहुत सारे डेफिनेशन है रिसर्च में। ये आ सकता है कि रिसर्च इज अ केयरफुल एंड ऑर्गेनाइज स्टडी। तो इसको हम केयरफुल स्टडी भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी है, सिस्टमैटिक स्टडी है। तो सिस्टमैटिक स्टडी और गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। आपके पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में जो भी आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, केयरफुल, डिटेल्ड, इंटेंसिव, सिस्टमैटिक जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं वो हमारा रिसर्च होता है, ठीक है। तो कोई एक डेफिनेशन इसकी नहीं है, देयर आर मल्टीपल्स। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटीज अंडरटेकन टू फाइंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी टॉपिक है विच यू वांट टू स्टडी, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, सिस्टमैटिक तरीके से बहुत सारी जो आप स्टेप्स देखते हैं या एक्टिविटीज देखते हैं वो आप फॉलो करते हैं, ठीक है।
इसके अंदर बेसिकली हमारा बहुत सारा स्टेप आ जाता है। तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक, लॉजिकल, अनबायस्ड प्रोसेस दैट इंक्लूड्स हाइपोथेसिस वेरिफिकेशन। कोई भी हम टेंटेटिव सॉल्यूशंस यहाँ पे बनाते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं हाइपोथेसिस को। डेटा एनालिसिस इसके अंदर हमारा आता है। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन करना, अनुमान लगाना, प्रिंसिपल फॉर्मेशन करना, या फिर इसकी जगह आप ये मान सकते हो कि कोई भी थियरी को, किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी फैक्ट को यहाँ पे लाना, इसका प्रोसेस होता है। ठीक है। रिसर्च इन्हांसेस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इससे नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हमारी हो रही है। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, यानी सच का पता लगाना या इंटेलेक्चुअल एक तरह का आप इंक्वायरी इसमें करते हैं, तो वो आपका रिसर्च है। रिसर्च इज अ साइंटिफिक अप्रोच ऑल्सो टू डिस्कवरिंग द ट्रूथ बिहाइंड एनी इशू और फिनोमिना। कोई भी इशू है, कोई टॉपिक है, कोई फिनोमिना है, उसके अंतर्गत आप जो जानना चाहते हैं उसकी सिस्टमैटिकली स्टडी करना इज रिसर्च। ठीक है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट बनाना ज़रूरी है बेसिकली इसके अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च। एक अच्छा रिसर्च जो होता है उसके क्या क्या हमारे गुण पाए जाते हैं, ट्रेट पाए जाते हैं, कुछ भी आप इसको मान सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके प्रीवियस ईयर आपके नेट के अंदर यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हैं। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि ये ना बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। आप कोई भी टॉपिक पे स्टडी करना चाहते हो वो बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड होगा। तो इट फॉलोज अ क्लियर एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मेथड्स। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे रिसर्च के स्टेप होते हैं। तो रिसर्च को हम वेल स्ट्रक्चर्ड या वेल ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस हैं जो लॉजिकल है, बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम प्रोसेस में फॉलो करते हैं। दूसरा है इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस। जो भी प्रोसेस होता है यहाँ पे, जो भी हम मेथडोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, वो साइंटिफिक है। ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे बहुत पाई जाती है, सब्जेक्टिविटी नहीं पाई जाती। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि जो भी हमारा आंसर आता है वो वैलिड है, रिलायबल होता है। रेप्लिकेबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो रिसर्च की होती हैं। उसके अलावा इनोवेटिव है। इनोवेटिव मतलब हम न्यू इंसाइट्स या न्यू पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। पर्पस ड्रिवन है। कोई ना कोई पर्पस होता है रिसर्च का, आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसको आप चाहते हो फाइंड आउट करना। उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग रिसर्च क्वेश्चन को आप एड्रेस करते हो, तो ये पर्पस ओरिएंटेड होता है। जनरलाइजेबल होता है रिसर्च, मतलब आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। मतलब जो भी आप फाइंडिंग निकालेंगे, मान लीजिए आप कोई कोई चीज़ स्टडी कर रहे हो, उसका मान लो कोई कोई उसका आंसर आ गया। ठीक है। आपको पता चल गया कि ये जो है इससे कोई भी डिजीज़ है वो जा सकती है। तो आपके पास कोई अगर आंसर सॉल्यूशन रिसर्च करके आया है, आप उसको जनरलाइज कर सकते हो टू लार्जर ऑडियंस। आप उसको अपनी रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, है ना। थियरी जैसे थियरीज बनती हैं जिस तरह से, तो ये जनरलाइज करने का जो एक एबिलिटी है वो अच्छे रिसर्च में पाया जाता है कि आप उसको बड़े जनसंख्या पे भी लागू कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पेरिकल होता है। इम्पेरिकल मीन्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्वेशन का यूज़ कर सकते हो, एविडेंसेस का बहुत यूज़ करते हो। तो जो भी आप रिसर्च करते हैं दैट इज़ इम्पेरिकल। ठीक है। इम्पेरिकल यानी कि जो भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आपने आए दिन कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया, एविडेंस इकट्ठा किया, तो इसके आधार पे ही हम कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं। रिसर्च केवल बिलीव्स पे नहीं होता है ना। ऐसा नहीं कि मैं हाइपोथेटिकली यहाँ पे मेंटली सोचूंगी कि मेरा ये अच्छा, ये मेरे ऑडियंस होगी, ये मेरे वेरिएबल्स होंगे और इस तरह से मैं जो है मेरे आंसर्स या फाइंडिंग आएंगे। तो ये बेसिकली इट इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन अजम्पशंस, ऑन ओनली बिलीव्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल ऑब्जेक्टिवली हम यहाँ पे कोई भी एविडेंस को इकट्ठा करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए इसको इम्पेरिकल बोला जाता है। उसके बाद क्रिटिकल है। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकली हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, एग्जामिनिंग कर रहे हैं, एजम्पशंस और जो भी एनालिसिस है वो हम यहाँ बनाते हैं, तो क्रिटिकल है। एक्यूरेट होता है, ऑनेस्ट होता है। जो आपके आंसर्स आए हैं वो ट्रू होते हैं, यानी वो ऑनेस्ट है। आपने सच में वो डेटा कलेक्ट किया, आपने उसको स्टडी किया। एक्यूरेट आपका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो आता है यहाँ पे। ट्रूथफुल है, मतलब प्रिसाइज है, सटीकता यहाँ पे होती है, प्रिसाइज बहुत ज़्यादा होता है। एथिकल होता है, अगेन मॉरल
मॉरली आप बहुत सारे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं, अनएथिकल हम कुछ भी यहाँ पे नहीं करते हैं, ना ही यहाँ पे कोई बायसनेस पाई जाती है। तो एक अच्छा रिसर्च ऐसा होता है जिसके अंदर ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पाए जाते हैं। अब आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपका बना था वो एम्पेरिकल से आता है, जनरलाइजेबल से आता है, ये दो ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि एक अच्छा रिसर्च कैसा होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हमने एम्पेरिकल कर लिया, लॉजिकल कर लिया, तो वही चीज़ें हैं, ये लॉजिकल होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए, यानी आप कोई भी आपके पास कोई समस्या है उसको आप डिफरेंट समस्या को तोड़ के देख रहे हो, यानी आप एनालिसिस कर रहे हो। क्रिटिकल होता है, मेथडोलॉजिकल होता है, एंड रेप्लिकेबिलिटी का गुण पाया जाता है एक अच्छे रिसर्च में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेबिलिटी मीन्स द रिसर्च डिजाइन एंड प्रोसीजर्स कैन बी रेप्लिकेटेड और रिपीटेड, जिसको रिपीट किया जा सके, अलाउिंग द रिसर्चर टू ऑब्टेन वैलिड एंड कंक्लूसिव रिजल्ट। यानी रेप्लिकेबिलिटी मतलब ऐसा रिसर्च जिसको रिपीट किया जा सके, जिसको रेप्लिकेट किया जा सके किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, वो आपका रेप्लिकेबिलिटी का गुण होता है। तो एक अच्छे रिसर्च के ये सारे हमारे गुण हैं। इसके अलावा आपके यूजीसी में ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आया है, ये साइक्लिक होता है, ठीक है, साइक्लिकल है रिसर्च, यानी एक प्रोसेस है ना, प्रॉब्लम से शुरू होगा, फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करोगे, फिर आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे, फिर जो कंक्लूजन निकला वो, फिर उसके बाद हो सकता है कोई और उस रिसर्च को करे या और आंसर को फाइंड आउट करे। तो ये एक साइक्लिक है, चक्रीय प्रक्रिया है जो बेसिकली साइकिल में चल रहा होता है। आपके प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम पे खत्म होता है, तो नेवर एंडिंग कह सकते हो आप। आपके पास कोई आंसर आया, आप हो सकता है उस रिसर्च से और कुछ आप निकालने की कोशिश करें। तो रिसर्च बेसिकली आपका क्या है, साइक्लिक होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी जो हमने देखा, बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन है, साइक्लिक है, प्रिसाइज जजमेंट होता है। तो अभी हमने देखा कि साइक्लिकल होता है, प्रिसाइज भी होता है, जो भी जजमेंट होती है वो सटीक होती है, प्रिसाइज होती है। अगर हम ऑब्जर्वेशन या डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो ऐसा रिसर्च कैसा होता है, इम्पेरिकल होता है। तो ये सारे ही एक अच्छे रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका राइट, अभी हम जो देख रहे थे। सेकेंड है, द गुड क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च इज इट्स। तो क्या होना चाहिए एक अच्छे रिसर्च में, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, या फिर रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए। सो इन दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, रिलायबिलिटी। देखो, इसमें एक चीज़ याद रखना है कि आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर देखने को मिलता है तो ये सारे ही एक अच्छी रिसर्च की क्वालिटीज़ में आ सकते हैं। रेप्लिकेबिलिटी भी हमने अभी पढ़ा, जिसको रिपीट कर सकते हैं, वो रेप्लिकेबिलिटी है। यूजेबिलिटी, उपयोग में लाया जा सके जिसे। रिलायबिलिटी यानी जहाँ पे आपका कंसिस्टेंसी हो स्कोर्स में, कंसिस्टेंसी हो मेजरमेंट में, ठीक है। तो ये याद रखना कि कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट और स्कोर्स इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। और रिलायबिलिटी से ही रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। अगर कोई भी रिसर्च रिलायबल है, मतलब जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, देयर इज़ अ कंसिस्टेंसी ऑफ मार्क्स और कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, तो ये साथ के साथ ऑब्जेक्टिविटी को भी लाता है, रेप्लिकेबिलिटी भी वहाँ पर होगा। अगर एक रिसर्च रिलायबल है, उसके मार्क्स कंसिस्टेंट है, आपको पता है कि जो नंबर है वो जो डेटा से जो आपका रिजल्ट आया है वो कंसिस्टेंट है, बहुत सटीक है, तो उसके अंदर रेप्लिकेबिलिटी का भी गुण आएगा, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी भी आएगा। ऑब्जेक्टिविटी आपका क्या है, जहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी है जहाँ निष्पक्ष है, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा बायसनेस नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ही एक अच्छी रिसर्च की क्वालिटी में आएंगे, बट द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। तो कौन सा इसमें से नहीं होगा रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक? तो सिस्टमैटिक बिल्कुल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, लॉजिकल होगा, बट पर्सपेक्टिव कोई भी रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमने रिसर्च का बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी देखा, अभी हमने रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा। नाउ वी विल डू टाइप्स ऑफ रिसर्च, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जितनी आप टाइप देख रहे हो, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, देन एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, अप्लाइड, फंडामेंटल,
ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। एक एक करके इनको समझते हैं, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। विद सम एग्जांपल्स वी विल सी कि क्या इसमें अंतर पाए जाते हैं अलग अलग रिसर्च में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल बोथ। डिस्क्रिप्टिव की जब हम बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जैसे कि नाम से क्या लग रहा है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। तो इस रिसर्च के अंदर सिस्टमैटिकली वी एक्सप्लेन एनी सिचुएशन, प्रॉब्लम, फिनोमिना और एनी सर्विस। कोई भी आप टॉपिक ले रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं सिस्टमैटिकली, वो आपका डिस्क्रिप्टिव में आता है। जैसे किसी चीज़ को आप डिस्क्राइब करते हो कि कैसे कैसे हुआ है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च है बेसिकली जहाँ पे आप हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इन सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं रिसर्च में, उनको हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं। वेरिएबल्स का मतलब है कि जो भी रिसर्च के अंदर आपके डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं वेरिएबल। जैसे कि अभी एक एग्जांपल हम लेंगे, यहाँ लिखा है कि स्टूडेंट्स लर्निंग प्रेफरेंसेस इन ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्लासरूम इन ग्रेड 10। फॉर एग्जाम्पल कि आप ये टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, दिस इज योर रिसर्च टॉपिक, ठीक है। अब इसके अंदर जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो, स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रेफरेंस ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, 200 स्टूडेंट का सर्वे ले सकते हैं। आप डेटा कलेक्ट करेंगे उनके आवर्स, सेटिस्फेक्शन, इंगेजमेंट को लेकर के। आप यहाँ पे क्वेश्चनर यूज़ करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट है क्लासरूम का, उसमें आप चेंज नहीं करेंगे, राइट। ऑफलाइन क्लासरूम का एनवायरनमेंट एंड ऑनलाइन क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है, दिस इज योर वेरिएबल। तो यू विल नॉट चेंज योर वेरिएबल। आप यहाँ वेरिएबल में मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, आप केवल ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चे, 10th ग्रेड के बच्चे जो हैं वो प्रेफरेंस कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट का लर्निंग प्रेफरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासरूम में कैसा है, इसके अंदर आप वेरिएबल में बदलाव नहीं करेंगे, यू विल जस्ट ऑब्जर्व, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस को या फिर उनके चैलेंजेस को। तो यहाँ आप देखेंगे कि कोई भी हम यहाँ पे उनके एनवायरनमेंट में चेंज नहीं ला रहे हैं, हम उनके क्लासरूम सिचुएशन में चेंज नहीं लाएंगे। हम केवल ये देखना चाहेंगे कि वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे ये चीज़ इफेक्ट हो रही है। तो ये बेसिकली आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रिसर्च है, ठीक है। तो इसके अंदर नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, कोई हम कंट्रोल वेरिएबल्स पे नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे ट्रेंड और पैटर्न को देखने के लिए इसको हम इस रिसर्च को यूज़ करते हैं कि क्या ट्रेंड है या क्या पैटर्न है इस तरह के रिसर्च का, ठीक है। और यहाँ पे जो भी डेटा है वो नेचुरली हम उसको क्या करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च। दूसरा आता है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च जो है वो डिस्क्रिप्टिव से एक स्टेप आगे होता है, ठीक है। तो इट यूजेस एग्जिस्टिंग डेटा और फैक्ट्स एंड एनालिसिस देम टू क्रिटिकली इवेलुएट अ प्रॉब्लम और अ फिनोमिना। यहाँ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी एक डेटा था, आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई डेटा या कोई ना कोई फैक्ट आपके सामने है। अब आप उसको क्या कर रहे हो, डिफरेंट डोमेन में उसको आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ डेटा पहले से है आपके पास, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है कि अ स्टडी टाइटल्ड, आप एक मान लो कोई रिसर्च कर रहे हो, एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लास साइज ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस यूजिंग पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। यानी कि उनका आप क्लास साइज का इम्पैक्ट एनालिसिस कर रहे हो उनके परफॉर्मेंस पे, कि भाई क्लास साइज का इम्पैक्ट जो होता है वो बच्चों की परफॉर्मेंस पे कैसे पड़ेगा, ज़्यादा क्लास साइज है तो कैसे होगा और कम क्लास साइज है तो कैसे होगा। और क्या यूज़ कर रहे हैं, उनका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपके पास पहले से डेटा है यहाँ पे, आप अब एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो द रिसर्चर यूजेस एग्जिस्टिंग स्कूल रिकॉर्ड्स। यहाँ एग्जिस्टिंग डेटा, एग्जिस्टिंग जानकारी, फैक्ट को यूज़ किया जा रहा है। मान लो लास्ट 5 साल के आप कोई डेटा उठा रहे हो वहाँ से, एंड देन आप उसमें क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आप उसमें कोई भी एनालिसिस करने के लिए मेथड यूज़ कर सकते हैं कि भाई स्मॉल जो क्लास साइज थी वो कैसे है और उनका परफॉर्मेंस कैसे कैसे चेंज हो रहा है या क्या बदलाव उसमें आ रहे हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या हमें यहाँ पे इवैल्यूएट कर रहे हैं,
उनके क्लास साइज का और उनके एकेडमिक सक्सेस के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रहा है। इस रिलेशनशिप को जब आप देख रहे हैं यूजिंग एनी प्रीवियस डेटा और एनी फैक्ट, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल रिसर्च। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल में, डिस्क्रिप्टिव में आप डिस्क्राइब कर रहे थे, आप वहाँ पे डेटा को जनरेट कर रहे हो साथ के साथ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में व्हाट इज हैपनिंग का आंसर हम देते हैं कि क्या हो रहा है, ट्रेंड देख रहे हो आपकी कैसे कोई चीज़ हो रही है, कैसे कोई भी स्टडी क्या कोई भी चेंज मतलब हो रहा है वहाँ पे, तो वो डिस्क्रिप्टिव है। एनालिटिकल में वाई का आंसर हम ज़्यादा कर रहे हैं कि वाई दिस इज हैपनिंग, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एनालिटिकल वर्सेस डिस्क्रिप्टिव में। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला टाइप ऑफ रिसर्च आता है एक्सप्लोरेटरी वर्सेस एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो पहले हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को देखेंगे। एक्सप्लोरेटरी मतलब जैसे कि नाम से क्या लग रहा है, टू एक्सप्लोर समथिंग, कोई चीज़ आप खोज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी में बेसिकली आप कोई चीज़ खोज कर रहे हैं, तो इसका पर्पस होता है टू एक्सप्लोर अन अंडर रिसर्च्ड और अनक्लियर प्रॉब्लम। यानी कि इसको सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ पे भी आपका बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ है जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुई है, या कोई ऐसी चीज़ है जो कोई प्रॉब्लम है ऐसी जो क्लियर नहीं है, तो उसको हम क्लैरिटी से देखने के लिए, या कोई नया हम वहाँ पे रिजल्ट के लिए, या फिर हम कोई नई चीज़ जनरेट करने के लिए इस तरह के रिसर्च को करते हैं। ओपन एंडेड होता है, ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम खोज कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनफॉर्मल बहुत ज़्यादा होता है ये। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, फोकस प्रॉब्लम को समझने पे फोकस कर रहे हैं। हम किसी भी आइडिया को जनरेट करना चाहते हैं, या हम कोई भी नया हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तब करते हैं जब हमें कोई चीज़ जाननी है, या कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा चीज़ जो अनक्लियर रहा, या बहुत ज़्यादा रिसर्च जिस पे नहीं किया गया है, तो उन चीज़ों पे हम ज़्यादा रिसर्च करते हैं। यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट फैक्टर्स माइट बी इन्वॉल्व। तो हम यहाँ पे बेसिकली कुछ ना कुछ नया उस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर हम यहाँ पे डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, पहले से कोई डेटा था, सर्वे करना, इंटरव्यू लेना, यहाँ पे केस स्टडी करना, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेटा कैसे यूज़ किया जा रहा है, क्वालिटेटिवली यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखना कि हम क्वालिटेटिवली डेटा निकालते हैं। मान लो आप कोई स्टडी कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, आपको डेटा एनालिसिस करना है, तो आप वहाँ पे थीम बेस्ड डेटा निकालते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे नंबर्स से हम यहाँ पे कोई भी बातचीत नहीं कर रहे। यहाँ पे आप एक्सप्लोरेटरी में क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज़ करते हैं। आउटकम बेसिकली इसमें क्या आ सकता है कि जो भी अनक्लियर आपका प्रॉब्लम था वो क्लियर हो जाएगा। और फ्यूचर रिसर्च के लिए ये क्या करता है, ग्राउंड वर्क देता है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया था कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है एक्सप्लोरेटरी का, वो ये होता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए वेरिएबल्स को, आप कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर पाएँ, या उसको क्लियर कर पाएँ, जो भी कॉन्सेप्ट पहले नहीं बात जिन पे हुई थी। और फ्यूचर रिसर्च के लिए ये एक आधार प्रदान करता है, इस तरह का रिसर्च। ठीक है, और इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में। अगर हम देखें तो कंडक्टिंग इंटरव्यूज विद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर व्हाई स्टूडेंट्स हैव लो मोटिवेशन इन ऑनलाइन क्लासेस। अब ये रिसर्च अगर मुझे करना है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वाई, क्या चीज़ है, क्यों उनका मोटिवेशन लो है। तो हो सकता है आप यहाँ पे फैक्टर्स देखें, है ना। हम यहाँ पे फैक्टर्स को देखना चाहेंगे कि क्यों है। तो बेसिकली आप वाई का आंसर यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। आप ऐसी चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसा चीज़ जो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है पहले। तो आप यहाँ एक्सप्लोरेटरी टाइप का रिसर्च यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लोरेटरी हो गया, नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बेसिकली आपका जो वाई और हाउ है, ठीक है, उस पर फोकस करता है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना इसके अंदर आपका बेसिकली पाया जाता है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, बिटवीन वेरिएबल्स हम क्या करते हैं, कारण कथन, कि
एक वेरिएबल का प्रभाव दूसरे पे कैसे पड़ रहा है, हाउ इट इज़ हैपनिंग। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे उसको देखते हैं कि क्यों हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रक्चर्ड हम करते हैं, हाइपोथेसिस ड्रिवन होता है, हमारे कुछ टेंटेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, उन हाइपोथेसिस को हम टेस्ट यहाँ पे बेसिकली करते हैं। एनालिटिकल बहुत ज़्यादा होता है, व्हाई एंड हाउ का आंसर ये हमें देते हैं। और वेरिएबल्स की बात यहाँ की जाती है, कैसे वेरिएबल रिलेटेड है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप याद रखिएगा। इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सपेरिमेंट मेथड जितने भी हमारे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव ज़्यादा होता है, इसके अंदर हम नंबर्स मेजरमेंट ज़्यादा करते हैं, न्यूमेरिकल जितना डेटा हमारा आता है वो हम एक्सप्लेनेटरी में यूज़ करते हैं। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पहले देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल यहाँ पे है कि स्टडिंग वेदर इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम causes a decline in students academic performance through statistical analysis। अब आप देख रहे हैं ये कैसा रिसर्च है, इसमें आ जाएगा कि किस तरह का ये रिसर्च है। तो ये एक्सप्लेनेटरी है। एक्सप्लेनेटरी क्यों है? क्योंकि ये आपको वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट को बता रहा है। वेरिएबल यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे स्क्रीन टाइम, तो वेदर इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम बेसिकली आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड जो यहाँ पे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि स्टडिंग वेदर इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम, मतलब अगर स्क्रीन टाइम को बढ़ा दिया जाए या उसको घटा दिया जाए, मतलब आप इसमें मैनिपुलेट कर सकते हो, है ना। और इसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा उनके परफॉर्मेंस पे, तो जो इफेक्ट आ रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा होता है। तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में आप क्या देखोगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखोगे कि स्क्रीन टाइम बढ़ने पे क्या होता है, स्क्रीन टाइम को कम करने पे क्या होता है। आप जो हाइपोथेसिस इसमें बनाओगे, जो वेरिएबल आप टेस्ट करोगे, उसके बीच में जो आंसर आपको मिलेगा वो एक तरह का आपका एक्सप्लेनेटरी है, मेजरेबल आपका आंसर आएगा, क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ यहाँ कर रहे हो, आप नंबर्स को यहाँ पे देखेंगे। तो ये इस तरह का जो रिसर्च है ये आपका एक्सप्लेनेटरी है, जो कॉज एंड इफेक्ट बताने का काम करता है बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्योर रिसर्च। इसको हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, इसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। तो बेसिक रिसर्च बेसिकली हमारा कोई भी स्पेसिफिक इवेंट है, कोई प्रोसेस है, इसको इसके बीच में प्रिंसिपल्स या थियोरी को जनरेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसका मेन पर्पस इस तरह की रिसर्च का क्या होता है, टू जनरेट न्यू नॉलेज दैट कैन फॉर्म द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर अप्लाइड रिसर्च। यानी जो आपका बेसिक फंडामेंटल प्योर रिसर्च होता है वो न्यू नॉलेज पे फोकस करता है, जो भी आप नया ज्ञान एक बनाते हैं जिसके बेसिस पे आप आगे चल के उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दिस जनरेट्स न्यू नॉलेज, पहली चीज। दूसरा, इसका फोकस होता है टू सीक जनरल प्रिंसिपल्स एंड एम्स टू एक्सप्लेन अंडरलाइंग प्रोसेसेस। यानी कोई भी यहाँ पे टॉपिक है, मान लो उसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एक जनरल प्रिंसिपल्स यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, न्यूटन का लॉ हो गया, ये सब क्या है, फंडामेंटल रिसर्च है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि एटम में और अणु परमाणु से रिलेटेड जो आपका बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ, रदरफोर्ड ने किया, पता नहीं किस किस ने किया, बोर का एक्सपेरिमेंट था। तो ये बेसिकली ये सारे आपके फंडामेंटल प्योर रिसर्च होते हैं, जिसका फोकस होता है कि नया कोई नॉलेज या कोई हम प्रिंसिपल को वहाँ जनरेट कर रहे हैं या थ्योरी को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह के रिसर्च को हम इमीडिएट एप्लीकेशंस में नहीं लाते हैं, है ना। अब आप देखेंगे कि इस तरह का जो रिसर्च होता है, आपने स्टडी अगर इस तरह की कोई की है तो उसको आप प्रैक्टिकली बहुत जल्दी उसको अप्लाई नहीं करते हो। तो ये आपके प्योर रिसर्च होते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक है जनरलाइज करना, कोई चीज़ को जो भी फाइंडिंग हुआ उसको हम लागू कर देते हैं। जैसे न्यूटन ने लागू कर दिया कि भाई 3 हमारे लॉ होते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला है एवरीथिंग, तो वो जनरलाइज हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम थियरीज की बात यहाँ करते हैं, थियरी निकालना, वाई का आंसर हम यहाँ पे ढूंढते हैं, ठीक है। और साइंटिफिक होता है काफ़ी ज़्यादा ये। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे यहाँ है इन्वेस्टिगेटिंग द कॉजेज ऑफ ग्रेविटी
और स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आप सेल्स का स्ट्रक्चर अगर देखना चाहते हैं कैसे होता है, तो जो यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी फाइंडिंग्स हुई पहले विज्ञान के क्षेत्र में या फिर आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, वो सब आपके प्योर रिसर्च का पार्ट है, ठीक है। तो ये इसका मेन एम होता है कि जनरलाइज करना या थ्योरी को निकालना या बनाना या नए ज्ञान को बनाना, इसका मेन एम होता है। फिर आता है दूसरा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को हम डिसीजनल रिसर्च भी बोलते हैं। अप्लाइड रिसर्च बेसिकली नाम से क्या लग रहा है, जहां आप उस रिसर्च को कॉन्टेक्स्ट में या फिर रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हो। फंडामेंटल को हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट हम अप्लाइड रिसर्च में ये चीज़ करते हैं। अब इसके अंदर 4-5 बातें हैं इंपॉर्टेंट की। पहला कि अप्लाइड रिसर्च एम्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड यूजिंग एस्टेब्लिश्ड थियरीज। मतलब कि जो भी थियरी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, जैसे मान लो प्योर रिसर्च जो था हमारा, जो हमारा बेसिक रिसर्च था, इसमें कोई थियरी आई, उस थियरी के बेसिस पे जो भी थियरी बना, जो भी जनरलाइजेशन था, उसके बेसिस पे जब हम यहाँ पे कोई भी रिसर्च को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या हम उसको बेस्ड ऑन थ्योरी या प्रिंसिपल्स हम कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपका अप्लाइड रिसर्च का पार्ट होता है, ठीक है। इट इज़ फोकस्ड ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशंस। इसका फोकस होता है सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, ओके। सो इसमें अगर हम पर्पस की बात करें तो इमीडिएट प्रैक्टिकल इश्यूज जो हमारे होते हैं उनके लिए हम सॉल्यूशन को यहाँ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसको अप्लाई बेसिकली करते हैं। तो इट एम्ड एट सॉल्विंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम। पहले हम प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व करते हैं एंड जो हमारे आंसर आते हैं, जो हमारा रिसर्च में आउटकम आता है, उस आउटकम को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। उस आउटकम को हम प्रैक्टिकली जो रियल वर्ल्ड है उसमें हम इसको लागू करते हैं, ठीक है। सो इसमें जो भी रिजल्ट है, तो रिजल्ट्स फ्रॉम अप्लाइड रिसर्च आर इमीडिएटली यूजफुल। जो भी रिजल्ट आता है उसको हम यूज कर सकते हैं एंड हैव अ प्रैक्टिकल एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। उसको बेसिकली आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हो, ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्टडीज स्पेसिफिक केसेस, यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ केसेस को हम स्टडी कर सकते हैं। मान लो कोई इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, या कोई एक स्पेसिफिक रीजन है, उसमें हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हम जनरलाइज ना करके उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ जनरलाइजेशन या थियरी नहीं बनाते हैं। इट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन तक जाते हैं, उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट एम्स टू शो हाउ थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड। ये बताते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं या किसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इट टेंड्स टू करेक्ट और रिफाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज, थियरीज एंड प्रैक्टिसेस। ये इंपॉर्टेंट है। इस रिसर्च का मेन एम होता है कि जो एग्जिस्टिंग थियरीज है, मान लो जो थियरीज पहले से बनी हुई है, मान लो साइकोलॉजी में कितनी थियरीज हैं या साइंस में, मैथ्स में, बहुत जगह पे जितनी भी थियरीज ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुका है, जो जनरलाइज हो चुका है, उसको ये रिफाइन या उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर आप बेस्ड ऑन एनी थियरी, इफ यू हैव डन अप्लाइड रिसर्च ऑन अ टॉपिक, तो यू विल फाइंड कि किस तरह से जो रिजल्ट है वो आप प्रैक्टिकली उस रिजल्ट को यूज कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली इसमें इसके मेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि एग्जाम्पल हो सकता है आपका अप्लाइड का कि डेवलपिंग अ न्यू मेडिसिन to treat a specific disease or creating a technology to improve agriculture productivity। ये एक अप्लाइड रिसर्च है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम कोई न्यू मेडिसिन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं टू ट्रीट ए स्पेसिफिक डिजीज। जो भी स्पेसिफिक डिजीज है उसके लिए अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो या कोई मेडिसिन को बना रहे हो, तो उस मेडिसिन को आप अप्लाई भी कर सकते हो उस सिचुएशन में। अगर आपका रिजल्ट सक्सेसफुल है तो आप उस मेडिसिन को यूज कर सकते हो। तो इसका बेसिकली एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यहाँ पे होता है, प्रैक्टिकली आप इसको अप्लाई करते हो। या फिर आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए ऐसे रिसर्च को हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो एक्सपेरिमेंट रिसर्च है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पूरा वेरिएबल यहाँ पे आपका होता है। यहाँ पे हम वेरिएबल्स के बीच में एक जो
जो संबंध है वो देखने की कोशिश करते हैं कि वेदर एक्स कॉजेज वाई, यानी एक्स का वाई पे क्या प्रभाव पड़ता है, वाई का एक्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें बेसिकली जो रिसर्चर होता है वो वेरिएबल्स को कंट्रोल या उसको मैनिपुलेट करता है। ठीक है, इसको ज़्यादातर लेबोरेटरी सिचुएशन में किया जाता है, तो लैब्स वगैरह में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एनवायरनमेंट होता है वो कंट्रोल्ड होता है, और रिसर्चर जो है आर्टिफिशियल सेटिंग में ही सारी चीज़ों को करता है। तो लेबोरेटरी मेथड जितने भी आपके होते हैं वो सब आपके एक्सपेरिमेंटल में आते हैं, और यहाँ पे फील्ड एक्सपेरिमेंट भी कई बार होता है, नेचुरल सेटिंग में भी हम इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ डेली एक्सरसाइज ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इफेक्ट हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे इफेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डेली एक्सरसाइज है, ठीक है, डेली एक्सरसाइज है उसका प्रभाव एकेडमिक पे क्या पड़ता है। ठीक है, अब देखो इसमें वेरिएबल क्या हो सकते हैं। तो जो बच्चे का डेली एक्सरसाइज है ये एक तरह का कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल है जो जिसकी जो कॉज करते हैं डिपेंडेंट को, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे हैं जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप डेली एक्सरसाइज जो है ये इंडिपेंडेंट है, इसकी वजह से ही आपको दिखेगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या हो गया यहाँ पे, एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गया। ठीक है, अब जैसे डेली एक्सरसाइज है, अगर डेली एक्सरसाइज वो कर रहे हैं तो क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस है, डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही वेरिएबल जो है यहाँ पे ये बेसिकली आप बताता है कि एक्स का वाई पे क्या कॉज पड़ रहा है। तो बेसिकली कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को फोकस करता है। हम यहाँ पे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे जैसे इसको अगर हम सॉल्व करें या इसको हम रिसर्च करें तो यहाँ यही है कि ग्रुप ए एक्सरसाइजेज डेली, ग्रुप बी डज नॉट। अब हो सकता है 10th क्लास को मैंने 2 ग्रुप में बांट दिया, ए और बी में। ए ग्रुप डेली एक्सरसाइज करता है, बी ग्रुप नहीं करता। आफ्टर 2 मंथ टेस्ट स्कोर आर कंपेयर्ड। आफ्टर 2 मंथ मैं एक टेस्ट ले लूंगी उन बच्चों का जो डेली एक्सरसाइज करते हैं और जो डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं। फिर मैं यहाँ देखूंगी कि जो एक्सरसाइज है, यानी कि जो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल जो है, जो एक्सरसाइज है डेली एक्सरसाइज, वो कैसे वाई को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ, एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया, मैंने यहाँ पे वेरिएबल को कंट्रोल या वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया। मैंने ये देखा कि एक ग्रुप जो है एक्सरसाइज कर रहा है, एक ग्रुप नहीं कर रहा है, एंड देन मैंने टेस्ट स्कोर का यूज़ करके मैंने देखा इसमें कि क्या रिजल्ट यहाँ पे मुझे मिले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कोई चीज़ की क्या कॉज दोनों वेरिएबल का हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकते हैं, थोड़ा सा और इसको समझते हैं। जैसे रिसर्चर स्टडीज द इफेक्ट ऑफ डिस्कशन मेथड ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट। अब जो डिस्कशन मेथड है वो क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो स्टूडेंट का अचीवमेंट है। ये दोनों वेरिएबल्स हो गए। तो अब यहाँ पे इंटरवीनिंग वेरिएबल भी हो सकता है, मान लो इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, स्टडी हैबिट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकते हैं, है ना। मतलब हो सकता है कि डिस्कशन मेथड के अलावा जो इंटेलिजेंस है, जो मोटिवेशन है, वो भी बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट को प्रभावित करे। तो ये 3 हमारे वेरिएबल्स होते हैं। इन 3 वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यहाँ टीचर करेगा, वो ये देखेगा कि डिस्कशन मेथड जहाँ हो रहा है वहाँ अचीवमेंट क्या हो रही है और जहाँ नहीं हो रहा वहाँ क्या है। तो इस तरह से जो रिसर्चर है वो यहाँ पे वेरिएबल को कंट्रोल करता है। रिसर्चर ट्राइज टू लिमिट और एलिमिनेट अदर वेरिएबल, यानी कंट्रोल करता है वेरिएबल को, मैनिपुलेशन कर सकता है, डेलिबरेटली चेंज कर सकता है वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। मान लो डिस्कशन मेथड है, तो डिस्कशन मेथड में क्या कर सकता है, चेंज ला सकता है ना। उसको एक ग्रुप पे वो डिस्कशन करवा रहा है, एक ग्रुप पे नहीं करा रहा है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे रेप्लिकेशन हो सकता है। मतलब इसको हम रिपीट कर सकते हैं, रिजल्ट को फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट सेटिंग में रिजल्ट्स को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती है। कंट्रोल, यहाँ पे वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है वेरिएबल्स को डिफरेंट डिफरेंट, ऑब्जर्वेशन यहाँ करता है, और रेप्लिकेशन हो सकता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे पैवलोव का आपने वो एक्सपेरिमेंट सुना होगा, डॉग वाला, जो पैवलोव का जो थेरीज है, लर्निंग थेरी पैवलोव की, तो उसके अंदर भी वो डॉग पे क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये देखने के लिए कि किस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग हो रही है। बार बार वो क्या करता है, फूड लाता है, बार बार वो उसके सामने कोई ना कोई स्टिमुलस ला रहा है, एंड देन वो रिस्पॉन्स कर रहा है, फिर न्यूट्रल स्टिमुलस ला रहा है। तो इस तरह से वेरिएबल्स को जब कंट्रोल किया जाता है, बार बार उसको किया जाता है, रिजल्ट जब तक ना आए, जनरलाइजेशन जब तक ना हो, तब तक वो एक्सपेरिमेंट होता रहता है। ठीक है, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएटिव रिसर्च। इवैल्यूएटिव रिसर्च नाम से क्या लग रहा है, जहां हम कोई ना कोई चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं बेस्ड ऑन एनीथिंग, बेस्ड ऑन एनी टॉपिक, एनी फिनोमिना, एनीथिंग। इफ यू आर मेजरिंग द इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी और वैल्यू, किसी चीज का डिटर्मिनेशन आप कर रहे हैं कि वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना एफिशिएंट है, कितना वैल्यूएबल है, वहां पे आपका जो इवैल्यूएटिव रिसर्च है वो आता है। तो बेसिकली आप यहाँ वैल्यू या जजमेंट यहाँ पे करते हो, आप इवैल्यूएट कर रहे हो, उसका मूल्य निर्धारण आप कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली इवैल्यूएटिव रिसर्च में किसी भी प्रोग्राम के इफेक्टिवनेस को, किसी चीज़ की एफिशिएंसी, वो कितना इफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है, कितना वैल्यूएबल है, इस तरह का रिसर्च इवैल्यूएटिव हो सकता है। जैसे यहाँ पे की क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे इज इट वर्किंग वेल। हम कोई भी, मान लो कोई रिसर्च आप कर रहे हैं, उसमें आप ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हो इस तरह के रिसर्च में। जैसे यहाँ दिया है कि इवैल्यूएशन ऑफ फ्री मिड डे मील प्रोग्राम इन रूरल स्कूल्स, यानी रूरल स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम का क्या इवैल्यूएशन है, या मिड डे मील प्रोग्राम को आप इवैल्यूएट करना चाहते हो, तो आप यहाँ क्या देखेंगे, आप यहाँ पे ये देखेंगे कि वो कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, हाउ वेल इट इज वर्किंग। आप यहाँ देखेंगे कि क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या ये सही है, ये जो प्रोग्राम चलाया गया मिड डे मील का, या फिर क्या इसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ओवरऑल इवैल्यूएशन कर रहे हो इस प्रोग्राम के बारे में कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मिड डे मील प्रोग्राम रूरल एरिया में कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ आप बेसिकली इम्पैक्ट देखोगे, है ना, आप देखोगे कि बच्चों के अटेंडेंस में सुधार हुआ है मिड डे मील से, तो यानी कि इम्पैक्ट अच्छा है। कॉस्ट देखेंगे आप कि कितना कॉस्ट हो रहा है, कम्युनिटी का फीडबैक लेंगे और डिसाइड करेंगे आप ये कि क्या ये प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं। तो जब हम इस तरह का रिसर्च करते हैं तो ये आपका इवैल्यूएशन के अंदर आता है, इवैल्यूएटिव रिसर्च है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स की जहां बात हो रही है, जहां पे आप वेरिएबल को क्वांटिफाई टर्म्स में देखते हो, या नंबर की बात हम कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ हम वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, हम यहाँ पे उसको नंबर्स में दिखाते हैं। ज़्यादातर जो हमारा डेटा होता है वो न्यूमेरिकल होता है, नंबर्स बेस्ड। जैसे स्टैट्स का हम यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज है, इन चीज़ों का यूज़ हम यहाँ क्वांटिटेटिव में करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज एंडेड क्वेश्चन यूज़ किया जाता है। मेथडोलॉजी जब हम बात करते हैं, या हम टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जो आपके वन वर्ड या यस नो टाइप जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, वो हम यहाँ पे ढूंढते हैं। सर्वे हम क्लोज एंडेड टाइप का सर्वे करते हैं। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये आपका क्वांटिटेटिव है, जहाँ आप स्ट्रक्चर्ड वे में, एक्सपेरिमेंटल वे में, न्यूमेरिकल बेस्ड यहाँ पे डेटा एनालिसिस करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल होता है। आउटकम बेसिकली यहाँ जनरलाइज करना होता है, प्रिडिक्शन करना होता है, पैटर्न ढूंढना होता है। तो बेसिकली आप जनरलाइज अगर कर रहे हैं तो यहाँ बेसिकली आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया है, आपने परसेंटेज या स्टैट्स या न्यूमेरिकल डेटा का यूज़ किया है, मेजर कर रहे हैं बेसिकली हम, तो वो आपका क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है आपका क्वालिटेटिव, गुणात्मक रिसर्च है। क्वालिटेटिव में नंबर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या जानना चाहता है रिसर्चर, किसी भी चीज के अर्थ को जानना, किसी एक्सपीरियंस को जानना, कॉन्सेप्ट्स को समझना,
अनुभव, मान लो मुझे किसी का परसेप्शन जानना है ना, मुझे किसी का एक्सपीरियंस जानना है, टीचर का एक्सपीरियंस क्या है, बच्चों का एक्सपीरियंस क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो मैं इस तरह का रिसर्च यूज़ करूँगी, मैं क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज़ करूँगी। क्वालिटेटिव में आप नॉन न्यूमेरिकल चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब नंबर्स नहीं होते यहाँ पे, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, वर्ड इमेजेस का यूज़ करते हैं। टूल्स क्या हो सकते हैं, इंटरव्यू लेना यहाँ होगा, बहुत ज़्यादा स्टैट्स यूज़ हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो हम इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, यानी इंटरव्यू में हम ओपन एंडेड सर्वे या क्वेश्चन ऐसे हम पूछेंगे जो ओपन एंडेड है। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा यहाँ किया जाता है, तो ये वाले टूल हम क्वालिटेटिव में यूज़ करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे ग्राउंडेड थियरी है, एथनोग्राफी है, हम इस तरह के मेथड जो है क्वालिटेटिव में यूज़ करते हैं। एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च हमने अभी पढ़ा वो भी क्वालिटेटिव में आता है। और इसकी अप्रोच एक्सप्लोरेटरी है, अभी मैंने बोला। सब्जेक्टिव होता है, यानी यहाँ पे एक पर्सन अपने एक्सपीरियंसेस और अपने अनुभवों को भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पे सब्जेक्टिव है, यानी आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन बेस्ड यहाँ पे कर रहे हो। मतलब सब्जेक्टिव डजंट मीन कि एक रिसर्चर बायस्ड है, वो बायस्ड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम न्यूमेरिकली डेटा यूज़ यहाँ नहीं कर रहे हैं। और इसका आउटकम क्या होता है, कोई भी ह्यूमन बिहेवियर को जानना है, कोई भी इमोशन को जानना है, या किसी कल्चर को अगर मुझे समझना है, तो मैं इस तरह का रिसर्च यूज़ करूँगी। इस तरह का आउटकम अगर मुझे चाहिए तो मैं क्वालिटेटिव मेथड को यूज़ करूँगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे हम वाई क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में पूरा आपका डेटा एनालिसिस, सर्वे, क्लोज एंडेड और आपका नंबर बेस्ड हुआ, और जो क्वालिटेटिव है वो आपका ऑब्जर्वेशन बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड आपका बेसिकली बहुत ज़्यादा, आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड बेस्ड तरह का ये रिसर्च आपका होता है, जो जो एंटायरली ऑब्जर्वेशन पे आधारित है। ठीक है, उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में काफ़ी ज़्यादा आपके और प्रश्न बनते, थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम फोकस देखें तो क्वालिटेटिव में अभी हमने देखा कि हम ह्यूमन बिहेवियर, मोटिव्स, डिज़ायर्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आई विल हाईलाइट सम कीवर्ड जो आपको ध्यान रखने हैं। बिहेवियर, मोटिव्स एंड डिज़ायर्स को समझना चाहते हो तो आप क्वालिटेटिव की तरफ जाओगे। लेकिन अगर आपको इवेंट, किसी चीज़ को क्वान्टिफाई करना है ना, प्रिडिक्शन करना है किसी चीज़ का, तो हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव कर सकते हैं। जैसे अ रिसर्चर कंडक्ट्स इन डेप्थ इंटरव्यू विद टीनेजर्स टू अंडरस्टैंड व्हाई दे प्रेफर इंस्टाग्राम ओवर फेसबुक। ये आपका क्वालिटेटिव है ना, कि बच्चे जो हैं व्हाई दे प्रेफर। तो अगर मुझे इंटरव्यू कंडक्ट करना है ये जानने के लिए कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम में क्या क्यों प्रेफर करते हैं इंस्टाग्राम को ज़्यादा, तो ये एक तरह का कैसा है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वांटिटेटिव क्या होगा, रिसर्चर डिस्ट्रीब्यूट्स अ सर्वे to 500 teenagers asking how many hours a day they use Instagram versus Facebook and analysis the numerical data। अब देखो सेम तरीके का रिसर्च है ना, आपका सेम क्वेश्चन है रिसर्च का, लेकिन मेथड अलग अलग है, मेथडोलॉजी आपकी अलग है ना। इसको समझिए, सेम आपका क्वेश्चन है, ऊपर भी वो यही जानना चाहता है, क्वालिटेटिव में भी वो यही जानना चाहते हैं कि वाई दे प्रेफर इंस्टाग्राम और फेसबुक। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि क्यों करते हैं, उनका परसेप्शन आपको जानना है, उनका बिहेवियर या उनका नेचर आपको जानना है, इधर तो क्वालिटेटिव करेंगे। यहाँ क्या है, रिसर्चर डिस्ट्रीब्यूट्स अ सर्वे, एक सर्वे उसने पहले ही जाके 500 बच्चों पे दे दिया जो टीनेजर्स हैं। अब वो देखेगा कि कितने घंटे वो यूज़ कर रहे हैं, कितना आवर्स हुआ, यानी नंबर्स आ गए यहाँ पे। यहाँ हम न्यूमेरिकली ये चीज़ फाइनल करेंगे, यहाँ न्यूमेरिकली हम देखेंगे कि वो फेसबुक से ज़्यादा इंस्टाग्राम को चलाते हैं, कितने घंटे चलाते हैं। तो बेसिकली जो भी आप डेटा यहाँ एनालिसिस करोगे क्वांटिटेटिव में, वो सब आपका स्टैटिस्टिकल बेस्ड होगा, वो सब आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द रिसर्च डिज़ाइन। दूसरा आता है टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो ओपन एंडेड होता है आपका क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव जो होता है वो आपका क्लोज एंडेड होता है ना। जो क्वालिटेटिव आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव उनके आंसर होते हैं, बहुत लॉन्ग आंसर वहाँ पे आपको लोग देंगे, ओपन एंडेड देंगे। बट जो क्वांटिटेटिव का आंसर होता है वो मेजरेबल डेटा में आता है, जैसे इस तरह से नंबर्स में आपका आ जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस है। कैन यू डिस्क्राइब हाउ यू फील व्हेन यू यूज इंस्टाग्राम। अब ये एक तरह का कैसा क्वेश्चन है, ओपन एंडेड है। यहाँ बच्चे अपना फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, बहुत ज़्यादा वो
आपको ओपन ओपन होकर के आंसर करेगा, फ्रेंडली होकर के आंसर करेगा। क्वांटिटेटिव का क्या हो जाएगा, हाउ मेनी आवर्स पर डे यू यूज। अब यहाँ पे आप आवर्स देख रहे हो, नंबर्स में बात कर रहे हो, तो क्वेश्चन के पूछने का तरीका भी दोनों रिसर्च में अलग है। डेटा कलेक्शन मेथड अलग अलग है। इन डेप्थ इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, एथनोग्राफी, ये सब आपका क्वालिटेटिव में आता है। क्वांटिटेटिव में क्या आएगा, सर्वे, क्वेश्चन आयर जो क्लोज एंडेड है, एक्सपेरिमेंट, और जो भी आपके स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल जितने भी हैं वो सब हम क्वांटिटेटिव में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव में आपको एक डिफरेंस पता चल गया होगा। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पार्ट। आई होप अच्छे से क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बाकी अच्छा और भी है इसमें, ओके और भी है डेटा रिप्रेजेंटेशन। देखो डेटा रिप्रेजेंटेशन मतलब जब आप डेटा एनालिसिस करोगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल सा है, इसको देखते हैं। फील्ड नोट बना सकते हैं। आपने ऑब्जर्वेशन किया, आप नोट्स बना रहे हो, नोट टेकिंग इसमें आता है। रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो जो बच्चे आपको आंसर कर रहे हैं इंटरव्यू में उनको रिकॉर्ड करना, ये सब आपका आ जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन करना है ना, उनको आप जो भी बच्चों ने बोला है उसको आप लिखते हो बेसिकली। क्वांटिटेटिव में नंबर बेस्ड होता है, टेबल, चार्ट, ग्राफ, ये सब ज़्यादा आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च में दिखेगा। ठीक है, फिर ये दो एग्जाम्पल है। डिटेल नोट्स अगर टीचर बना रहा है उनके इमोशनल एक्सप्रेशंस को लेके, तो ये आपका क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव क्या होगा कि यहाँ पे टीचर रिकॉर्ड करेगा कि हाउ मेनी टाइम्स स्टूडेंट पार्टिसिपेट, कितनी बार वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, तो ये बेसिकली आपका क्वांटिटेटिव है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव में वेरिएशन को डिस्क्राइब करना, बिहेवियर, नॉर्म्स, एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करना क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में बेसिकली आप यहाँ पे रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हो या उसको क्वांटिफाई करते हो। जैसे आपके पास वेरिएबल है, उसके बीच में आप एक नंबर्स में रिलेशनशिप को बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे दो एग्जाम्पल है यहाँ पे, यू कैन रीड इट। ठीक है, फिर रिसर्च डिज़ाइन में फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होता है क्वालिटेटिव का। ठीक है, अडाप्टिव है और रिस्पॉन्सेज को हम इवॉल्व कर सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चेंज ला सकते हो। क्वांटिटेटिव में बेसिकली बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर्मेट सेम है, सभी पार्टिसिपेंट्स पे आप सेम तरह का क्वेश्चन पूछोगे, सेम तरह का आप बहुत स्ट्रक्चर्ड आपका एनालिसिस वहाँ होगा, वहाँ पे यू कांट जस्ट चेंज इट अगेन एंड अगेन। तो ये डिफरेंस दोनों के रिसर्च डिज़ाइन में होता है। ठीक है, देर आर टू एग्जाम्पल्स, जैसे द रिसर्चर्स एड्स न्यू फॉलो अप क्वेश्चन। हो सकता है इंटरव्यू के बीच में आपने कोई ऐसा क्वेश्चन ऐड कर दिया जो आपको लगा कि अच्छा ये मुझे पूछना चाहिए, तो ये क्वालिटेटिव है, फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंज कर सकते हो बीच में, आप उसमें थोड़ा सा आप उसको इवॉल्व कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या है कि एग्जैक्ट मल्टीपल चॉइस है, फिक्स ऑर्डर में है, वही आंसर देना है, तो यू कांट चेंज इट। ओके, ये डिफरेंस है। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च, जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में बेसिकली आप पास्ट रिकॉर्ड या पास्ट इवेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या नहीं। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे पास्ट रिकॉर्ड में पास्ट कोई इवेंट हुआ, उसको आप देखते हैं और आप ये देखते हैं कि अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ। ठीक है, तो इसमें है कि अ पर्सन बाइंग शेयर्स looks at past share prices to decide if it is good investment or not। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च का। पास्ट शेयर को देखेगा कि भाई क्या प्राइजेस रहे, उसके बेसिस पे ही विल डिसाइड कि इफ इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट। इसके अलावा पुलिस और सीबीआई स्टडी द हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल्स टू सॉल्व करेंट केसेस। अब मान लो कोई केस चल रहा है, कोई करंट केस यहाँ पे आया, तो पुलिस जो है वो प्रीवियस पास्ट के जितने केसेस हुए हैं उनको उठा के स्टडी करेगा, पास्ट इवेंट को देखेगा, क्रिमिनल की हिस्ट्री को देखेगा, सो दैट कि वो नए केसेस को सॉल्व कर सके। तो इस तरह का जो रिसर्च होता है ये हिस्टोरिकल बेस्ड रिसर्च है, और इसका मेन पर्पस होता है टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। यानी आप पास्ट के बारे में समझ रहे हैं, साथ के साथ प्रेजेंट को भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं यूजिंग द पास्ट एविडेंसेस, राइट। तो ये आपका हो गया। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसमें बेसिकली इट इज़ हार्ड टू बी एग्जैक्ट अबाउट पास्ट इवेंट। बहुत एग्जैक्ट हम नहीं हो सकते पास्ट इवेंट के बारे में। ओल्ड रिकॉर्ड जो है वो उनको प्रूव करना, चेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। और यहाँ पे हो सकता है कि
जो पास्ट रिसर्च आप देख रहे हो या जो पास्ट आपने कोई भी रिकॉर्ड आपने उठाया आप उसको देख रहे हैं, हो सकता है कि वो इनकम्प्लीट हो और आपके नए रिसर्च में वो इतना यूज़फुल ना हो, या आप आगे जो आप फ्यूचर में आप जो रिसर्च करना चाहते हैं या जो आप सॉल्यूशन प्रेजेंट में ढूंढ रहे हैं, वो हो सकता है कि पास्ट की वजह से अच्छे से आपको ना मिले। इन एक्यूरेट कई बार हमारे कुछ वो होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से इट्स नॉट पॉसिबल टू जनरलाइज और इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। तो ये इस तरह का रिसर्च जो है ये हिस्टोरिकल बेस्ड होता है। ओके, सो नाउ इन दिस वीडियो वी हैव डन टाइप्स ऑफ रिसर्च। नाउ नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर वी विल डू प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपके जितने भी PYQ आए थे यहाँ से, जितने भी संभावित आपके PYQs हैं, जो भी आपके नेट में आए हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगी। तो इसी तरह से क्रम में हमारी वीडियोस आएंगी। फर्स्ट वी विल डू टॉपिक्स एंड देन आफ्टर एवरी टॉपिक वी विल डू प्रीवियस क्वेश्चन, सो दैट एक सीरीज में आप एक समय पे आप अपने नोट्स भी बना लें, साथ के साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें और ये देखें कि क्या आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, सो आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये रिसर्च के जितने टाइप्स हैं, रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च के टाइप्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ बहुत जल्दी, एंड मेक श्योर दैट यू शेयर एंड प्लीज गिव योर फीडबैक ऑल्सो। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस वॉज आवर फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं या फ्यूचर में ये वीडियो जब भी देखेंगे या अभी देख रहे हैं, तो प्लीज़ गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना वीडियो को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।